बच्चों, क्रिस्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की पहली चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द को कह सकते हैं कि पहली बार किसने ज्योग्राफी शब्द को यूज किया या किसने इसको बनाया, ज्योग्राफी वर्ड को किसने क्वाइन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज, और इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहा जाता है। और ये ग्रीक स्कॉलर है, और ये एलेक्जेंड्रियस जो एक इजिप्ट की एक मतलब सिटी है जहाँ पे इनकी जन्म हुई थी, और इनकी जो टाइम पीरियड है वो है 276 टू 192 बीसी। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोसेस। प्रोसेस से आप क्या समझते हैं या प्रोसेस का क्या तात्पर्य है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, अ प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस सिस्टमेटिकली रिलेटेड थ्रू अ चेन ऑफ कॉजेस एंड इफेक्ट्स। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी सिस्टमेटिकली सीक्वेंशियल चेंजेस हो रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे प्रोसेस कहा जाता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, नेम द एरिया दैट स्टिल रिमेन्स लार्जली इनएक्सेसिबल इवन टुडे। मतलब ऐसी एरिया का नाम बताना है कि जो मतलब कि आज भी इनएक्सेसिबल है, मतलब कहने का मतलब उस पर ज्यादा उसको यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे मतलब हो गया कि उसका खुदाई वगैरह हो गया, या उस पर ज्यादा रिसर्च वगैरह हो गया, या उसको एक्वायर करना, मतलब वहां पे जाके बस जाना है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये सब ज्यादा नहीं हो रहा है। तो वो हमारा आंसर में क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका, जो कि एक कंटिनेंट है, महादेश है। और इसके पीछे रीजन ये है कि इसे आज भी ज्यादा एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका रीजन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो ओजोन लेयर है उनमें जो होल हो रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये अंटार्कटिका पर है। यहाँ पर किसी भी देश को ज्यादा मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, मतलब ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। आप वहां पर केवल रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, बस रिसर्च सैटेलाइट रिसर्च करने के लिए आप मतलब कैंप वगैरह ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं वहां पर, बट आपको ज्यादा परमिशन नहीं मिलेगी कि आप वहां पर एक्सप्लोर करें या मतलब कि खुदाई वगैरह करें। तो इस सब के लिए परमिशन वहां पर अलाउड नहीं है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द ब्रांच ऑफ द बायोजियोग्राफी दैट स्टडीज द ह्यूमन sorry, the branch of the biogeography that study the main nature relationship। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन इकोलॉजी, जो कि मतलब मेन और नेचर का रिलेशनशिप जो पढ़ता है। मतलब जियोग्राफी का एक ब्रांच है बायोजियोग्राफी, इसमें हम मेन और मेन नेचर रिलेशनशिप पढ़ते हैं। मतलब नेचर जो मतलब प्रकृति है और जो ह्यूमन है, उसके बीच के जो रिलेशनशिप है उसको हम ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्ट्रिन बिलीव्स दैट द एनवायरनमेंट कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज। तो इसका हो जाएगा डिटरमिनिज्म। अब ये डिटरमिनिज्म है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल ह्यूमन एक्टिविटीज। जो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब कि इंसान जो करना चाहे वो ना कर सके, इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, इन्वायरमेंट कर रहा है। तो उसे क्या कहेंगे, उसे डिटरमिनिज्म कहेंगे। बट इसी के उल्टे कि जब मतलब कि इन्वायरमेंट को ह्यूमन कंट्रोल करने लगे, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे पॉसिबिलिज्म क्या होता है। तो जब इंसान मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने लगता है, इन्वायरमेंट पे डोमिनेट करने लगता है, तो उसे कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। जब इन्वायरमेंट ह्यूमन बींग्स पे या ह्यूमन एक्टिविटीज पे डोमिनेट करने लगता है, तो उसे कहा जाता है डिटरमिनिज्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, जो है कि व्हाट इज कार्टोग्राफी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इट इज द टेक्निक ऑफ द ड्राइंग मैप्स एंड डायग्राम्स। जो भी हम स्केच वगैरह बनाते हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं या डायग्राम्स बनाते हैं ज्योग्राफी में, उसे क्या कहा जाता है, उसे कार्टोग्राफी कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी का एक सेंटेंस में वर्ड आंसर बोले तो इसका हो जाएगा द स्टडी ऑफ द लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स बोले तो जो भी भू
आकृति है। भू आकृति बोले तो जैसे कि पहाड़ वगैरह हो गया, नदियाँ वगैरह हो गया, पहाड़ हो गया, नदियाँ हो गया, पठार हो गया, ये सब जो भी चीजें हैं जो कि मतलब आकृति आपको दिख रही है, ठीक, अर्थ सरफेस पे, तो उसको क्या, उसकी जो स्टडीज होती है तो उसको स्टडी जिसमें करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, मतलब संस्कृति का मतलब क्या होता है। तो एक आंसर में बोला जाए तो द वे ऑफ लाइफ, मतलब जो तरीका से हम जिंदगी जीते हैं उसे क्या कहते हैं, कल्चर कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या कंसिस्टेड होते हैं, तो इसमें कंसिस्ट होते हैं हमारा वैल्यूज, इसमें हो जाएगा हमारा प्रोसेसेस, बिलीफ्स, थॉट, इथिकल स्टैंडर्ड्स, अब स्टाइल्स ऑफ द लाइफ इन द लिविंग्स, ये सब हो गया। तो इसमें मतलब जैसे क्या बोले, द वे ऑफ लाइफ, अब जैसे हमारा जीने का तरीका है तो कुछ ना कुछ हम सोचते हैं, ठीक, कुछ हमारा बिलीफ्स होता है, कुछ हमारा विचार होता है, कुछ हमारा एथिक्स होता है, कुछ हमारा वैल्यूज होता है, हम ये करेंगे तो करेंगे, ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल पर कि मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक, तो किसी का बिलीफ, किसी का वैल्यूज है कि हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, अब मैं नहीं बोलूंगा, तो ये क्या है, ये डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे एक सेंटेंस में बोला जाए तो द वे ऑफ लाइफ इज नोन एज द कल्चर। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है, नेम द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ जियोग्राफिकल थॉट। इसका आंसर एक वर्ड में हो जाएगा, ग्रीक स्कूल। ठीक, अब देखते हैं हमारा जो टेंथ क्वेश्चन है, नेम टू लीडिंग पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिस्ट, जिसमें हो जाएगा हमारा, एक ये हो जाएंगे वाइडल डीला ब्लास, और दूसरा हो जाएंगे लुसियन फेब्रे। इनका पूरा नाम था, लुसियन फेब्रे का पूरा नाम है लुसियन पॉल विक्टर फेब्रे। वैसे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा 11th क्वेश्चन हो जाएगा, हु वर द लीडर्स ऑफ द डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी। इसका हो जाएगा आंसर, हो जाएगा फ्रेडरिक रैटजेल एंड द एल्सवर्थ हंटिंगटन। हंटिंगटन जो हमारे डिटर्मिनिस्टिक फिलोसफी के लीडर्स हैं। अब ट्वेल्थ में हो जाएगा, ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन, हु वर द डिस्कवरर ऑफ द अननोन लैंड, मतलब कि वो ऐसी जगह है जिसका पता ही नहीं है, तो उसका डिस्कवरर कौन थे बहुत पहले। तो ये जो ग्रीक्स वाले लोग थे, जो मेसोपोटामियंस थे, इजिप्शियन थे, मतलब सब एक ही तरह के हैं, उसी एरिया के हैं। ठीक, तो ये लोग जो अरब्स वगैरह हो गए, तो ये लोग मतलब ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इधर उधर घूमने जाते थे, या कह सकते हैं कि लैंड को कनकरर करने के लिए, मतलब उस पे कोई भी लैंड है, उसको जमीन है, उसको कब्जा करने के लिए ये लोग इधर उधर घूमते थे। तो जो भी नई जगह गए तो उसको नाम वगैरह दे दिए, तो वो डिस्कवर हो गया, फिर वहां पर लोग रहने लगे, तो इसीलिए कहा जाता है क्या, तो अननोन जो भी लैंड्स है जो पहले थे उसका डिस्कवरर किन्हें माना जाता है, इजिप्शियन को माना जाता है, या ये कह सकते हैं मेसोपोटामियंस, ग्रीक्स, अरब, ये सब थे जो अननोन लैंड का डिस्कवरर थे। अब नेक्स्ट हमारा 13th क्वेश्चन हो जाएगा, द ग्रीक स्कॉलर्स हु हाउस द टर्म ज्योग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसका पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि पहली बार किसने ज्योग्राफी शब्द को कॉइन किया था, मतलब किसने बनाया था या किसने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा इराटोस्थेनीज। यहाँ पर होगा हूँ होगा, यहाँ पर हो जाएगा क्वाइंड। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ये मिस्टेक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ 14th क्वेश्चन हम देखेंगे, द व्यू पॉइंट अबाउट द यूनिवर्स stating that all planets revolve around the sun and the sun is stationary, इसको क्या कहा जाता है, हीलियोसेंट्रिक कहा जाता है। हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है, तो पहले बात तो हम देखेंगे कि हीलियो का मतलब क्या है। हीलियो का मतलब होता है सन, सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर, मतलब कि जो सन है वो सेंटर में है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सेंटर में, मतलब कि बीचों बीच में क्या है, हमारा सन है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, हीलियोसेंट्रिक कहा जाता है। 15th क्वेश्चन है, द एंशिएंट इंडियन स्कॉलर हु फर्स्ट प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। ये हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स
जो थ्योरी थी पहली बार किसी भारतीय स्कॉलर ने जो दिया था वो कौन थे? तो वो थे हमारे आर्यभट्ट, जो कि आई थिंक आर्यभट्ट टाइम में दिए थे क्या, ये सूर्य सिद्धांत, ऐसे ही मतलब दो बुक उन्होंने लिखी थी जिनमें मतलब उन्होंने मेंशन किया था कि हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में, जो कि बहुत पहले ये इन्होंने बताया था आर्यभट्ट ने, कि जो सूर्य है वो सभी प्लैनेट्स जितने भी ग्रह हैं उनके बीचों बीच स्थित है। ठीक, हमारा चलिए 16th क्वेश्चन है हमारा, द जेनेटिक स्टडी ऑफ द लैंडफॉर्म। तो ये मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि कुछ भी कैसे भी वर्ड यूज करें या जेनेटिक्स करे या कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, केवल यहाँ पर लैंडफॉर्म की स्टडी आ गया तो हम जियोमॉर्फोलॉजी टिक आउट करेंगे। ओके, देन हमारा 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो ये एक्चुअली इसको पहले ही होना चाहिए कि ये ज्योग्राफी क्या है, शुरू कर रहे हैं तो ज्योग्राफी क्या है। तो ये दो वर्ड से बना है, जियो और यहाँ ग्राफोस होगा, ग्राफ यहाँ पर y की जगह ओ एस कर दीजिएगा तो ग्राफोस हो जाएगा। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, बट यहाँ ग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिस्क्रिप्शन, वाई लग गया मतलब स्टडी हो गया। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि स्टडी ऑफ द अर्थ, सॉरी जाएगा स्टडी ऑफ द अर्थ डिस्क्रिप्शन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अर्थ के बारे में हम जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा दस द मीनिंग ऑफ द ज्योग्राफी could be to write about the earth including all that is upon it. Geography is the science dealing with the spatial distribution of the various phenomena, physical and the human and biotic on the surface of the earth. अब इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जो अर्थ है, ज्योग्राफी में हम स्टडी क्या करते हैं, तो जो अर्थ की ऊपरी सरफेस है उसका भी स्टडी करते हैं, मतलब कि विद इन 10 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से जो भी पृथ्वी की ऊपरी सतह है उससे 10 किलोमीटर के रेंज के बीच में जो भी कुछ होता है, चाहे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़े अर्थ पे या इनडायरेक्ट पड़े, यदि किसी और भी कारण से इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेरिएशन हो रहा है अर्थ पे, तो उसको भी हम स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं। और कुछ मतलब अर्थ की इंटीरियर पार्ट का भी हम स्टडी ज्योग्राफी में करते हैं। ठीक, इसमें यही बता रहा है जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि कोई भी चीज का हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद उसका स्टडी करते हैं। ठीक, देन हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद द अदर सोशल साइंसेज। कोई भी फिलोसफी कोई भी डिसिप्लिन बनी है उसका अदर साइंसेस से रिलेशन रहा ही रहा है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस ले लो या फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायो ले लो या आप हिस्ट्री ले लो। अब ज्योग्राफी तो हम पढ़ ही रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को ले ले उसका किसी न किसी से रिलेशन रहा ही रहा है और किसी न किसी से कोई ना कोई चीज बोल रही है, मतलब सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंकेज है। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं आंसर क्या है। ज्योग्राफी ड्रॉज इट्स कंटेंट्स फ्रॉम बोथ नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, it has also contributed to them. Hence, there are several interdisciplinary areas in geography. For example, geomorphology is closely linked with geology, economics, geography with economics, and biogeography with life sciences, botany and zoology. अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ज्योग्राफी है, इसका इसका रिलेशन साइंस से भी है जो नेचुरल साइंसेस है। नेचुरल साइंस बोलने का मतलब कि जो प्रैक्टिकल है, मतलब कि ऐसे नहीं कि किसी भी चीज में बोल दिए तो बोल दिए, नहीं, जो प्रैक्टिकल है, जो फिक्स है। अब जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल साइंस है। बट सोशल साइंस में आएंगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हो जाएंगे पॉलिटिकल साइंस। तो इन सबसे भी इनका रिलेशन रहा है। अब जैसे ज्योग्राफी में देखेंगे तो सोशियोलॉजी में क्या देखेंगे, सोसाइटी का स्टडी, सोसाइटी का स्टडी देखेंगे तो सोसाइटी में क्या देखेंगे, पीपल देखेंगे, उनका पॉपुलेशन देखेंगे, तो ये इकोनॉमिक्स में भी हो जाएगा और सोशियोलॉजी में भी हो जाएगा। तो ये सब क्या ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो इनसे ही रिलेटेड है। और पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में क्या देखेंगे, तो जो भी ज्योग्राफी में है वो सब देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में भी। ठीक, और यहाँ पर बोटनी और जूलॉजी भी हो गई जो कि बायो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं।
ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 19th। व्हाट आर द थ्री फीचर्स ऑफ द सिस्टमेटिक जियोग्राफी। सिस्टमेटिक जियोग्राफी का तीन मुख्य फीचर्स क्या है, तो वो हो जाएगा हमारा पहला, इट स्टडीज geographical facts in an individual manners. Then it implies the detailed study of a single specific geographical factor. Then it is explanatory and is largely interpretative. And the fourth one is a detailed study of agriculture is done by the marking the agricultural region of India. अब पहला क्या कर रहा है, द स्टडी जियोग्राफिकल फैक्ट्स, मतलब जो भी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो बिना फैक्ट्स का हम बात ही नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हवा में कोई तीर मार दिए, नहीं, उसमें फैक्ट्स वगैरह होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए। ये इंडिविजुअल मैनर पे हम इसको स्टडीज करते हैं कि ज्योग्राफी में कर रहे हैं, ठीक। सॉरी, इट इम्प्लाइज द डिटेल स्टडी ऑफ द सिंगल स्पेसिफिक जियोग्राफिकल फैक्टर। अब जैसे कि कोई भी चीज हो रही है तो उसका बहुत सारा फैक्टर्स होता है, ठीक, तो इसमें हम सिंगल फैक्टर्स देखते हैं कि जैसे मौसम बदल रहा है तो क्या कारण है, उसका सिंगल हम फैक्टर्स देखेंगे, ठीक। अब थर्ड में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि मौसम बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है, या क्या क्या कारण है, क्या क्या वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये सब क्या एक्सप्लेन करते थे, एक्सप्लेनेटरी हो गया। सॉरी। और इंटरप्रेटेटिव का मतलब क्या हुआ कि इंटरप्रेट करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि हम मौसम इस वजह से बदल रहा है, ठीक। अब मैंने लॉजिक दिया, हो सकता है कि 2 4 10 या 2 4 10 साल के बाद कोई और आया और उन्होंने लॉजिक दिया कि नहीं ये गलत था और इस वजह से बदल रहा है, मतलब अपना वो लॉजिक दे रहा है, इंटरप्रेट हो रहा है यहाँ पर। कहने का मतलब कि किसी को भी कोई भी थ्योरीज एग्जिस्ट करी, जैसे बिग बैंग थ्योरी है, तो उसके पहले बहुत सारा थ्योरी आई थी कि हाँ ये ब्रह्मांड ऐसे बना वैसे बना, लेकिन एक बिग बैंग थ्योरी है जो कि लॉजिकल है, ठीक, तो ये इंटरप्रेट होती है। फिर बिग बैंग थ्योरी को कोई गलत साबित करेगा, लॉजिक देगा अपना सही, तो ये भी फिर इंटरप्रेट हो जाएगा, मतलब फिर से चेंज हो जाएगा। चेंजेबल नेचर को क्या कहा जाता है, इंटरप्रेट कहा जाता है, इंटरप्रेटेटिव। देन हमारा फोर्थ फोर्थ वन है कि जो भी मतलब एग्रीकल्चर रीजन्स होते हैं उसका स्टडी हम, जो भी हाँ एग्रीकल्चर का हम स्टडी करते हैं वो एग्रीकल्चर रीजन में ही करते हैं, ठीक। जैसे प्लेन एरिया हो गया, गंगा का प्लेन एरियाज हो गया, तो वो एग्रीकल्चरल एरिया है, तो उसका स्टडी करना पड़ेगा, तो हम वो एग्रीकल्चर एरिया ही है, ठीक। अब देन हमारा ये 20th क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ ऑन द geographic method and the techniques। इसका आंसर हो जाएगा, जियोग्राफर्स यूज वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्डर टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे इंक्लूड द फॉलोइंग। अब जैसे कहने का मतलब कि जियोग्राफिकल मेथड और टेक्निक्स क्या है, मतलब कि जियोग्राफी में मतलब स्टडी करना है, जैसे कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, या इस पहाड़ कब बना था, या नदी कैसे बनी, या मतलब क्या क्या भूकंप आने का क्या क्या रीजंस है, सबको स्टडी करना पड़ेगा। तो कुछ टेक्निक्स होना चाहिए, कुछ मेथड्स होना चाहिए, तो बहुत सारे होते हैं जिसमें से कुछ हम ये देखेंगे, जिनमें से हमारे पास ये चार है। फील्ड स्टडी, जो कि फिजिकल एज वेल एज सोशल इकोनॉमिक सर्वे, और दूसरा हमारा कार्टोग्राफी है, द साइंस ऑफ द ड्राइंग मैप्स एंड द डायग्राम्स, एंड द थर्ड वन हमारा है quantitative geography, covers a number of mathematical and the statistical techniques, and the fourth one special information system, example GIS, LIS and the GPS। तो चलिए हम पहले देखते हैं फील्ड स्टडीज क्या है। तो मतलब जैसे कि भूकंप वगैरह आ रहा है तो वहां पर जाएंगे तब पता लगाएंगे ना कि हाँ क्या क्या रीजन है कि भूकंप आया। और वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं तो क्या क्या रीजंस है कि वोल्केनिक इरप्शंस हुए, या मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, या उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो ये सब हम कैसे पता लगाएंगे, जब वहां पर जाकर देखेंगे तभी पता लगेगा ना। ये फील्ड स्टडीज हो गया कि हम जाकर वहां पर सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कार्टोग्राफी, उसका फिर डिजाइन लेंगे कि हाँ मतलब वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो मतलब कैसे हुआ, कहीं नेक पर से बेंड हुआ, या मतलब कि पहले ही बेंड हो गया, या मतलब कि अर्थ सरफेस है उसके नीचे ही बेंड हो गया, या उसके नीचे ही
वोल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ये कार्टोग्राफी से पता चलेगा। और कार्टोग्राफी से ये भी मतलब पता चलेगा कि हाँ कौन कौन सा मतलब अर्थक्वेक जोन एरिया है, मतलब कहाँ पर ज्यादा भूकंप आते हैं, कहाँ पर कम आते हैं, कहाँ पर ज्यादा बाढ़ आता है, मतलब फ्लडेड एरिया है, और कौन कम फ्लडेड एरिया है। ये सब हम कैसे पता लगाएंगे जब तक हमारे पास ड्राइंग्स, मैप्स, डायग्राम्स, स्केचेस ये सब नहीं होंगे तो तब पता नहीं लगेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कार्टोग्राफी। देन हमारा आता है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। अब इसमें होता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होता है और मैथमेटिकल्स, मतलब कहने का मतलब कि नंबरिंग्स वगैरह होता है। ठीक, अब जैसे भूकंप आ रहा है तो कितने रिएक्टर्स का आया, कितनी इसकी इंटेंसिटी थी, मतलब कितने तेज गति से भूकंप आया, या जो नदी बह रही है तो उसकी क्या मतलब जो करंट का फ्लो है तो वो क्या है, या पहाड़ वगैरह है तो ये मतलब कौन सी एज का है। ये सब जो भी हम पढ़ते हैं तो ये किसमें पढ़ेंगे, ये कैसे पता चलेगा, ये क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी से पता चलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है एक स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हो गया जीआईएस हो गया, एलआईएस हो गया और जीपीएस हो गया। यहाँ पर हमारा एल आई एस का मतलब क्या होता है, तो लेबोरेटरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जैसे कि जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो उसमें कौन से गैस पाए जाते हैं, ये कैसे पता चलेगा, जब उसके मतलब उसके मेटर्स को या कह सकते हैं उसके जो भी पार्ट्स है उसको हम लैब में लेकर जाएंगे, उस पर रिसर्च करेंगे, तब पता चलेगा ना कि इसमें कौन कौन सी गैस है। तो ऐसे पता चलेगा, तो इसलिए एल आई एस इम्पोर्टेंट है। देन जी आई एस है, तो जी आई एस का होता है मतलब जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो वहां पर वेदर कंडीशन क्या है, या जो सदर्न पार्ट है अर्थ का वहां पर वेदर कंडीशन क्या है। ठीक, तो ये सब जीआईएस से पता चलेगा। उसके बाद है कि जीपीएस, जीपीएस से पता क्या चलेगा कि मतलब कहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि मतलब सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, या मतलब कहीं पे हमें जाना है तो एग्जैक्ट रूट क्या है, या मतलब कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, ये सब हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से पता चलता है, जीपीएस से। दैट्स ऑल, बस यही ये सब होते हैं क्या, ये सब जो मतलब हमारा ज्योग्राफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स है। देन हमारा देखते हैं, डेट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जो भी क्वेरीज वगैरह हो या जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेना हो तो आप हमसे ईमेल पे, या ईमेल पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। देन जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।